चलिए क्वेश्चन नंबर 3.1। आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार एज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलिए क्या कहना चाहता है ये कि एक EMF दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, है ना। तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है, तो V इज इक्वल टू IR से आप निकाल सकते हैं, है ना, सिंपली। तो एक सीधा फॉर्मूला पे अप्लाई कर लीजिए, V इज इक्वल टू IR, जिसने अभी आंसर कहा वो मतलब फॉर्मूला कहा सही है, V इज इक्वल टू IR, उसमें से I मैक्सिमम है आपका, तो वोल्टेज के बदले अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, EMF लिखेंगे, तो ये EMF डिवाइड बाई R, EMF कितना है आपका 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आपका 0.4, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 है इसकी वजह से, है ना। अब अगर सर्किट देखें तो सर्किट आपको पता ही है, यहाँ से आप इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये EMF हो जाएगा, और उसमें आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। अगर ऐसी सर्किट है तो आपका जो करंट होता है I, है ना, वो कितना होता है, E डिवाइड बाई R प्लस R होता है, ये याद रखना। और मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाए, तो आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो चेंज कभी नहीं होता, वो तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो कंडीशन होती है बैटरी की, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें आप चेंज नहीं ला सकते, है ना। बताए इसका आंसर, ये 4 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, 120/4 30 एम्पियर, यस, मैक्सिमम आपका 30 एम्पियर। चलिए आसान आसान क्वेश्चन है ना, पहले तो मतलब इतना टफ है नहीं, तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बताइए जरा, क्या पूछा गया, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। ये देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो आपको MCQ के लिए ही प्रिपेयर करना है ना, बार बार ऐसे क्वेश्चन जो है MCQ में आते रहते हैं, तो आप यहाँ ध्यान से कर लेना है इसको, है ना, इसके सीधे MCQ आपके एग्जाम में आएंगे। आपको कहा है बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, है ना, करंट जो है 0.5 एम्पियर है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको उसने क्या दे दिया है, करंट दे दिया है। देखो डेटा सबसे पहले बना लो, एक सबसे पहले ये सीख लो, आपके डेटा बना लोगे तो क्या आइडेंटिफाई करना है, और आपको अगर फॉर्मूला आता है तो सीधा समझ में आ जाएगा कितना दिया है, ये निकालना है बस। चलिए, तो EMF दिया गया है बैटरी का 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम, और करंट दिया गया है I जो है आपका 0.5 एम्पियर, इतना दिया है। और क्या पूछा है, कैपिटल R आपको पूछा गया है। क्या अभी अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, I इज इक्वल टू, उसको यूज कर लो ना, I इज इक्वल टू EMF E डिवाइड बाई R प्लस R, कैसे काम बन जाएगा देख लीजिए। तो कैपिटल R ही तो निकालना है, बाकी 3 चीजें तो आपको दी गई है, तो है ना, मैं ऐसे करूंगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। R plus R is equal to E by I, so we can write capital R is equal to E by I minus R, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। बस चलिए सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। EMF आपको दिया है 10, करंट जो है वो दिया है आपको 0.5, माइनस R जो है वो आपका 3 ओम है। बताइए कितना आंसर बना, 70. 17। उसके बाद उसने कहा है टर्मिनल वोल्टेज, V is equal to IR. 0.5 into 70. 0.5 into 17, है ना, तो ये जो है 0.5। आप देखो टर्मिनल वोल्टेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो भी आपको याद है, टर्मिनल वोल्टेज आप ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, चेक करना है तो कर लेना, ये आसान रहता है, सीधा आगे लिखो। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा चौथा जो था ना वो हमने किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा नहीं है उसको, है ना। सीरीज पैरेलल रजिस्टर वाला वो वोल्टेज वोल्टेज निकालने थे, आपको याद होगा, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। चलिए 3.5 के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया है आपको, रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 raised to -4।
बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? याद है क्या? अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 T1 माइनस T2। ओके, T1 माइनस T2 उल्टा बोल गए क्या? T2 माइनस T2 T1। माइनस T1, हाँ, सॉरी सॉरी। उल्टा बोल गए क्योंकि ऐसा फॉर्मूला ना, अगर तुम बना रहे हो तो वो फॉर्मूला बना दिया है तुम्हें, वो समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी नहीं आ रहा है ना तो किसी को तो देख लो आप ऐसा फॉर्मूला बनाया जो उसने बोला हो। R2 ये तो फॉर्मूला याद ही है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, है ना। उसके ऊपर से आपको बनाना है क्या क्या चीजें दी है देखिए अब। तो उसने कहा है कि 27 डिग्री पर, है ना, डेटा बनाओ 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है। इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, तो टेम्परेचर निकालना है, मतलब ये T2 हो गया, ये T1 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और अल्फा आपको डेटा में गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁴। क्या क्लियर है? बस अभी डेटा डाल दीजिए सभी, मतलब सब्जेक्ट बना लीजिए पहले तो, है ना। T2 निकालना है तो सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके अच्छा सब्जेक्ट बना लीजिए। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1, ऐसे, है ना, यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1, है ना। तो आपको T2 निकालना है तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 डिवाइड बाई अल्फा R1, है ना। इसको मैंने उठाकर नीचे ले लिया, बस तो आपको निकालना है T2, तो ऐसे हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई अल्फा R1, और ये T1 जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस T1। चलिए सभी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल के बताइए जरा आप इसको। तीन क्वेश्चन ना सिमिलर है, 3.5, 3.6 और 3.5, 1027। यस 3.6 अलग है, 7 और 8 भी ऐसे सेम है इसके क्वेश्चन। चलिए यस, आंसर राइट है दीपका, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड ना। आप इसको सभी वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो T1 27 डिग्री, R1 100, T2 निकालना है, R2 जो है 117 है, और अल्फा की वैल्यू ये रही। तो सभी जो डेटा में वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। चलिए 3.6 के बारे में बताइए जरा। A negligible small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 raised to minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? ये बहुत ही ये आसान तो हो क्वेश्चन जाएगा सिर्फ है ना। फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला ये सीधा यूज कर लीजिए। देखो लेंथ दी है ना, L 15 मीटर, डेटा बना लो। एरिया दिया है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर स्क्वायर, फिर रेजिस्टेंस भी दे दिया है, चलिए 5 ओम, और क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी पूछी है। तो फॉर्मूला ही है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हो जाएगा ना क्वेश्चन। रो को सब्जेक्ट बनाकर बाकी सब वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर MCQ है सीधा, ये बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 8 वही टेम्परेचर वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री, मतलब 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वैल्यू है 2.1 ओम आंसर आता है रेजिस्टेंस का। फिर यहाँ पर दूसरा एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो आंसर है वो है 2.7 ओम। तो क्या पूछा है उसने, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना अल्फा फाइंड करना, है ना। वही फॉर्मूला तो जैसे सिंपल हमने वाला। आगे वाला फॉर्मूला जैसे बना था ना, तो वो आप आगे वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हो उसमें। तो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ना। आगे वाले फॉर्मूला को देख लेना जरा, तो उसमें से जस्ट मैंने अल्फा को सब्जेक्ट बनाया है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। देखिए
सभी वैल्यू आपको पुट करनी है और इसमें पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कैलकुलेशन इसका पार्ट। चलिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप मतलब वही जो R2 इज इक्वल टू R1 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, उसके ऊपर से मैंने अल्फा को सब्जेक्ट बनाया ना ब्रैकेट ओपन करके, वो ऑलरेडी हम आगे वाले न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए जरा, वैसे ही यहाँ पर मॉडिफिकेशन है उसका भी यही काम है, उसमें भी हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady current of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees centigrade? Temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range in volt. Okay, alpha दिया है आपको 1.70 into 10 raised to minus 4. क्या क्या कम इसमें कर T2 और R1 निकालना है सर। R1 R2 दोनों नहीं है आपके पास, टेम्परेचर तो दिया है, हाँ एक टेम्परेचर दिया है और दूसरा टेम्परेचर निकालना है, मतलब आप ऐसा कह सकते। एक टेम्परेचर ये है हाँ आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब ये T1 है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो दिया नहीं है, तो उसके लिए आपको हिंट दी है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है हिंट में। 230 वोल्ट सप्लाई है तो उसमें करंट कितना आ रहा है 3.2 एम्पियर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, V V इज by इक्वल I टू होता है। आई आर, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ R1 निकालना है, बताओ वोल्टेज कितना 230 वोल्ट, करंट जो है 3.2 एम्पियर, बताओ R1 निकल जाएगा यहाँ से 71.8। 71.9 71.9। ओके, मतलब एग्जैक्ट आंसर 875 आ रहा है तो 9। 87 में, ठीक है वही लिख देते ना, कोई प्रॉब्लम। ओके, फिर उसके बाद सेकंड टेम्परेचर जो है वो तो आपको निकालना है T2, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, तो उसने कहा है कि अब थोड़े टाइम के बाद जो करंट है आपका कितना हो रहा है 2.8 एम्पियर, है ना, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है। आप देखो जो आपने जो कनेक्ट किया हो ना हीटिंग एलिमेंट, उसमें आपने वोल्टेज थोड़ी चेंज किया है, पावर सप्लाई वो तो चेंज थोड़ी किया है, तो आपका R2 तो फॉर्मूला ये बन जाएगा V डिवाइड बाई I2। अगर मैं इसको I1 नाम दे दूं तो करंट ही तो चेंज हुआ है, तो वोल्टेज कितना है आपका 230, करंट कितना हो गया 2.8, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ इससे 82.14। 82.143 ओम, और अल्फा आपको डेटा में दिया है 1.70 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। क्या आगे हमने जो फॉर्मूला किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 5, वही तो फॉर्मूला है, T2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 इंटू अल्फा प्लस T1, देख लो, है ना, ये फॉर्मूला आप जो हमने 5th नंबर में जो किया वही 5th नंबर वाला क्वेश्चन आप इसमें डाल दीजिए डेटा, तो यहाँ से आपका वो आंसर निकल जाएगा। देखो जैसे मैंने कहा ना ये एमसीक्यू के लिए है, बस आपको एक ही फॉर्मूला है वो बार बार यूज करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है 4 मार्क का, लास्ट ईयर की बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क में पूछा गया था। जैसे मैंने कहा ना वो क्या कि चीज है? जैसे करंट आपको डिवाइड किया नहीं मिलेगा, ये वैसे ही सेम टू सेम ये कहानी थी उसमें, है ना, सेम टू सेम ऐसे उसने फिगर दी थी ना तो एक्सरसाइज। इसमें हम बताए आई कैसे डिवाइड करना है करंट। तो करंट डिवाइड करना है आपको, है ना, हाँ तो चलिए सबसे पहले तो करंट डिवाइड करके इक्वेशन लिखेंगे, मैं इक्वेशन बना कर दूंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे। चलिए ठीक स्टार्ट है। करते हैं, सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले करंट डिवाइड कर देते हैं इसका। हाँ देखिए मान लो कि ये सोर्स में से ये जा रही है करंट आपकी आई, देखो मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं जैसे करता हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका आंसर वही, वैसे भी आप अपने तरीके से करोगे तो भी उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर I1 लेता हूँ जगह, तो वहां अगर आपने I2 नाम दिया तो आपका I2 का आंसर वो मेरा I1 का आंसर होगा, है ना, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, तो आप कोई भी किसी भी तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखो जनरली मैं क्या कैसे करता हूँ, आई यहाँ पहुंचा तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। 10 ओम में से अगर मान लो कि मैं I1 कहूँ यहाँ से, और यहाँ से जाने वाला I2, सबसे पहले तो वो चेक कर लेना होता है कि ये जो है वो आपका वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस नहीं है वो तो दिख रहा है, देखो यहाँ से R1/R2 मतलब 10/5, है ना, इज तो ये हो नॉट इक्वल जाएगा टू आपका 5/10। 2/1, फिर ये देखो 5/10 यहाँ से,
तो ये 1/2 हाँ हो 2 गया, बचा। मतलब बैलेंस हाँ नहीं है ना, अनबैलेंस है, तो बीच वाले में से करंट जाएगी, मतलब है ना। अगर बैलेंस होता तो मतलब ये इक्वेशन बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो सीधा आंसर निकाल पाते आप। तो देखो यहाँ पर जैसे ही I1 गया और I1 कहाँ पहुंचा, बी के ऊपर। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ से I3 जाने वाला करंट I3 है, तो बताओ यहाँ से BC में से कितना जाएगा, I1 minus I4 माइनस I3, I1 yes माइनस sir I3 है ना, I4 नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने अननोन बढ़ाओगे ना उतनी तकलीफ ज्यादा हो, है ना, फिर वो आपके इक्वेशन बढ़ते जाएंगे। मतलब मिनिमाइज करो आप इक्वेशन के लिए, है ना, अननोन को। जितने अननोन मतलब जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए, फिर उसमें आपको इक्वेशन ज्यादा भराने पड़ेंगे, तो फिर कैलकुलेशन पार्ट जो है आपका बढ़ जाएगा। ये ओके आसान तरीका है। चलिए I3 नीचे पहुंचा, कौन से वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर, ये नाम दे I2 देते plus हैं। I3 I2 plus I3 तो यहाँ से मिलके जाएंगे तो दोनों I2 प्लस I3, और कहाँ पहुंचे, सी I1 के plus ऊपर। I2 चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से I1 I3 plus I3 I2 कैंसिल, तो मतलब I1 प्लस I2, यस। तो ये है क्या, तो एक्चुअल में आई, ये I हो जाएगा उतना ही राइट है मतलब अपन जितना का गया उतना आपने अच्छे से कर लिया। अब बात आती है आपके इक्वेशन लिखने की। तो सबसे पहला जो लूप है वो हम लेते हैं ABDA। चलिए कौन बताएगा, जश नहीं मैं बताओ नहीं तुम भी नहीं, अर्पित बताओ जरा। then I1 minus एक मिनट, 5I3 -10 plus I2 -10 minus I1 10 -5 where I3 minus 5I3 plus 5I2 is equals to 0, यस है ना। अब इसमें आप I1 I2 I3 को सीक्वेंस में सेट कर लो, पहले I1 रखो, फिर I2, फिर I3 रखो। फिर उसके बाद सेकंड लूप हम लेंगे BCDB। चलिए उसके लिए कौन बताएगा, हितेश ट्राई करो। Yes, sir. So minus five -5 ब्रैकेट में I1 माइनस I3, I1 minus I3 यस। CCD में plus 10 +10 ब्रैकेट में I2 I2 plus प्लस I3 I3, यस वेरी गुड। फिर D से B में plus 5I3 +5I3, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0, सही है ना। उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए, और मॉडिफाई करने के बाद I1 I2 I3 को सीक्वेंस में सेट कर लीजिए। देखो अब तीसरा जो लूप है वो मैं आउटर लूप घुमाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे तीसरा लूप चाहिए इसमें, बाकी सेट नहीं कर पाऊंगा। तीसरा लूप ये है बैटरी, ये मैं तो इसको E नाम देता हूँ बैटरी। तो E, ABCE फिर A, फिर D, कोई भी घुमा सकते हैं ऐसे बाहर। देखो आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ABC, फिर बैटरी ये ऊपर ऊपर से अंदर भी घुमा सकते हैं, ADC, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जल्दी से हो जाता है। AD, सॉरी, ये हो गया, फिर D होगा, यस, फिर उसके बाद C, और बैटरी पर वापस ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बोला अंदर अंदर, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना कि आप ऊपर से भी घुमा सकते हैं ऐसे, ABC, फिर बैटरी, बैटरी से वापस एक पूरा ऐसे सर्कल बाहर से आउटर, तो वो भी घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ सीधा, A से D के लिए करंट की डायरेक्शन सीधा -5 I2, D से C के लिए -10 I2 प्लस I3। अब देखो ये जो करंट है ना I, ये यहाँ पहुंच रहा है कहाँ, 10 वोल्ट की बैटरी, मतलब माइनस से प्लस, वो तो 10 कर देता हूँ, प्लस 10, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें कौन करंट जा रहा है, I। -10 I तो -10, -10 I को मैं सीधा यहाँ पर I1 प्लस I2 लिख देता हूँ, इज हाँ इक्वल सर टू 0, है ना। तो अब देखो ये बाकी क्या है, बाद में वो I की वैल्यू फिर I1 प्लस I2 रखनी पड़ती है, तो मैंने पहले से ही रख दी इसको, है ना। तो ये सभी रख दिया। अब उसके बाद आपको इसको मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करने के बाद तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इसका सॉल्यूशन है ना, आसान है ना, इसका सॉल्यूशन टफ नहीं है, सुनना ध्यान से। जैसे वो आगे वाला जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें सेट हो गया था, फिर उसके बाद दूसरा जो आपको प्रैक्टिस में दिया था वो थोड़ा टफ था, ये आसान है सॉल्यूशन, है ना। ये जल्दी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी इसमें सॉल्यूशन करने में, तो ये भी आपके लिए छोड़ा जाता है। सर 3 से तो इक्वेशन बना सकते, तो सब तीनों जीरो में ही है तो इक्वेट हाँ कर लो।
जीरो के साथ इक्वेट करें वो लंबा हो जाएगा डेरिवेशन के, देख लो प्रॉब्लम नहीं, जीरो के साथ इक्वेट करो, ठीक है। है ना? फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसका। ऐसे भी मतलब 3 वेरिएबल का क्या तुम ऐसे करो, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो तो जल्दी हो जाता है एक्चुअली, 2 वेरिएबल जल्दी हाँ आसान सर है। वही कह रहा हूँ, मतलब कि 2 में हाँ। कन्वर्ट करने के लिए हम्म सब 0 में ही है ना तीनों, इसलिए नहीं सही है, वो भी मेथड कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, 3.10 3.10 बहुत ही आसान क्वेश्चन मीटर ब्रिज का। चलिए देखो क्या कहा है उसने यहाँ पर, को कहा है 3.27 फिगर नंबर, एक मिनट है, ये फिगर क्या चेंज हो गई क्या एक्सरसाइज से मेरी, टेक्स्ट बुक में जरा देख लेते हैं चेंजेस क्या है। 3.27 मतलब वही फिगर डाली है ना मैंने, यस वही डाली है, आपकी टेक्स्ट बुक की है वो 120 पेज के ऊपर 3.27, यस वही है। चलिए, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड to be at 39.5 centimeter from the end A when the resistor Y is of 12.5 ohm. Determine the resistance of X, Y are the connected. Okay. तो X और Y तो उसने दिया नहीं है यहाँ पर, और 3.27 में आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे 3.27 की अगर फिगर देखेंगे तो उसमें R और S दिए, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना वही है, तो X और Y के बारे में बता रहा है when the resistor Y is 12.5, है ना? तो ये ऐसे हैं, जरा इसको जरा करेक्ट कर लेना है। ताना मुक्ति हो। स्पीकर ऑफ कर लो जरा, जिसका चालू है थोड़ा ये करेक्ट कर लेना, इसमें फिगर में ये x है और ये y है ना? टेक्स्ट बुक में थोड़ा गड़बड़ है, उसने 3.27 करने के लिए कहा है तो वहां पर RS नाम दिया है और इसमें उसने XY दिया है, तो आप किसको मानेंगे x और y, है ना? ऐसे करके आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। तो R के बदले x है और y के बदले s मतलब है, s के बदले y है मतलब, ठीक है। चलिए, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the point A when the resistor Y is 12.5 ohm. Determine the resistance of X. Y are the connection between the resistor is in a Western bridge or a meter bridge made of thick copper strip, है ना? वो तो मतलब theoretical concept है, पहले ये निकाल देते हैं। क्या बैलेंस कंडीशन में आपको नल पॉइंट आ चुका है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? X by Y, क्या आप ऐसे बता सकते हैं सिंपल? Yes, sir. x by y is equal to नल पॉइंट कितना है 39.5, अब तो आपको सिखा दिया है। दूसरा कितना होगा 100 माइनस समथिंग 60.5. 100 minus 39.5. 60.5, है ना? तो आपको क्या y दिया गया है ना यहाँ पर, y कितना है 12.5, Yes, sir. तो आपको x निकालना है, खत्म। 39.5 डिवाइड बाई यहाँ से 60.5 मल्टीप्लाई बाई y, और y की वैल्यू 12.5, तो x निकल गया आपका। लो मतलब ये MCQ है, कुछ है नहीं, 8.2. 8.161. यस 8.16 समथिंग आंसर आ रहा है आपका। दूसरा चलो, उसमें क्या पूछा है उसने कि वो जो मेटालिक स्ट्रिप होती है, वो उसने कहा है कि थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों होती है, इसका रीजन है। तो कॉपर स्ट्रिप जो होती है ना, उसका अगर बात करें तो कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एक्चुअल में ना, इसके वजह से ये यूज होता है। कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से अगर आप देखें तो सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये फिगर देखेंगे ना आप, तो फिगर में ये रेजिस्टेंस आ रहा है मान लो, तो ये स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या उसकी सीरीज में जुड़ रहा है क्या? ये अगर ये स्ट्रिप है पूरी तो ये तो सीरीज में जा रही है, देखो उसके साथ सभी के साथ, Yes, sir. है ना? तो ये रजिस्टर जुड़ते ही जाएंगे। तो मेरा एम क्या होना चाहिए फॉर आइडियल कंडीशन, ये तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो होता नहीं, जैसे मैंने बताया ना आइडियल कंडीशन होती नहीं है ऐसी, हम हाइपोथेटिकल कंडीशन है वो तो हमें माननी होती है ऐसे। तो यहाँ पर मुझे 10:0 वाली बात चाहिए। तो कॉपर जो रेजिस्टेंस है आपका, वो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। अब जब भी घर में वो वायरिंग की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कॉपर वायर जो है ना वो महंगे आते हैं एक्चुअल में, है ना? तो आप कभी देखना चेक करना कि कॉपर वायर का जो रेट होता है ना कॉपर वायर का वो ज्यादा होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है ना? तो वो एक्चुअल में डलवाना बेनिफिशियल होता है। फिर उसके बाद सेकंड है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ
एक्स वाई आर इंटरचेंज, एक्स और वाई को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो आप मुझे बैलेंस पॉइंट निकाल के दीजिए। तो क्या हो जाएगा? वही रहेगा ना दोनों? नहीं नहीं, चेंज हो जाएगा। उसमें क्या करना है, देखो ये जो x था उसको मैं y कर देता हूँ, यहाँ पर y डाल देता हूँ, यहाँ पर x दोनों डाल के बीच में डिस्टेंस तो हाँ। वही रहेगा। ना, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से बैलेंस कंडीशन में, लेकिन वो रेशियो चेंज हो जाएगा ना, पूरा रेशियो की वजह से नल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 में रेशियो चेंज होगा तो उसकी वजह से। चलो, तो ये y की वैल्यू क्या आई थी बताओ? y तो 12.5 है। यस, x की वैल्यू अभी आगे क्या निकाली थी हमने? X. Okay. x की वैल्यू 81. 8.16। यस, 8.16. 8.16 देखो है ना, तो मैंने एक x आगे लगा दिया उसका और इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब भी देखो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? 12.5 डिवाइड बाई 8.16 इज इक्वल टू, बताओ। अब इसको मैं L1 नाम दे दूं, मतलब L नाम दे दूं, दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। 100 minus. बस इसको आप सॉल्व करके क्या L निकाल पाओगे? तो यहाँ से आपको नल पॉइंट निकल जाएगा, बोलो खत्म। कुछ नहीं, बस आपको इंटरचेंज कर देना है उसको और L के लिए वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 60.5 आएगा ना सर, डिस्टेंस हाँ तो वही रहेगा। हाँ 60.5। यस, तो उल्टा हो गया डिस्टेंस तुम्हारा नल पॉइंट का भी, हाँ वही। है ना। पीछे से मतलब देखो, आगे पहले 39.5 था और मतलब पीछे का तुम्हारा 60.5 हो गया है ना। अब उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। ये याद रखना, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि आप जब भी जो मीटर ब्रिज के रेजिस्टेंस है उसको अगर उल्टे कर दें, है ना, इन्वर्स कर दें, तो आपका जो नल पॉइंट है वो भी इन्वर्स हो जाएगा। बाकी बैलेंस तो वैसे का वैसा होना चाहिए। जैसे ऐसी बात होगी ना, देखो आप x/y इज इक्वल टू p/q ऐसा था, तो ये तो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो मतलब आपने क्या किया, y को x बना लिया और x को y बना लिया, तो मतलब q को p बनाना पड़ेगा और p को q बनाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना तो होगी नहीं। ये वाली कहानी है इसमें। चलिए सी देखिए जरा। What happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? नो सर, कोई वो नहीं बताएगा। डिफ्लेक्शन ही दिखाएगा, करंट ही हाँ। फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होगा नहीं तो डिफ्लेक्शन थोड़ी दिखाएगा इसमें। तो आप मतलब चेंज करें तो भी क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट दैट बैलेंस पॉइंट, तो करंट तो वैसे भी जाने वाला है नहीं, है ना। तो जो कंडीशन है उसमें, वो तो मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन वो तो उस टाइम भी सेटिस्फाई हो रही है ना। बैलेंस कंडीशन तो ऑलरेडी वो फिक्स हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी करो उसमें चेंजेस नहीं आता। एक ही तरीके से चेंज आएगा कि आप उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लो, है ना। बाकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए 11 नंबर, ये तो आसान है, मतलब इतना टफ नहीं है। 11 चलिए बताइए क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे पहले तो सर क्या दिया है? EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हाँ। और वोल्टेज भी है। हाँ नहीं, कंडीशन देखो जरा ध्यान से, उसमें बहुत ही बढ़िया कंडीशन है चार्जिंग की, मतलब तुम बैटरी चार्ज करवाने गए हो ऐसा कह रहा है वो। डिस्चार्ज नहीं हो रही बैटरी तुम्हारी, चार्ज हो रही है। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ईएमएफ कितना है उल्टा आपका? कर लेंगे सर उसका। हाँ फिर उल्टा हो जाएगा ये। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। अब तुम गए चार्ज करवाने, तो उसने 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई और जिसका रजिस्टर है 15.5 ओम, उसको डाल दिया उस पे इसके लिए। ठीक है, ये वाली कहानी है। तो उसने कहा है कि what is the terminal voltage of the battery during the charging process and what is the purpose of having a series resistor in a charging circuit। तो चार्जिंग सर्किट में मुझे ये जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ा 15.5 का, वो उसका रीजन क्या है ना। तो एक्चुअल में हैवी करंट जो है ना वो फ्लो हो जाता है, तो सर्किट उड़ जाती है आपकी, मतलब बैटरी। तो उसकी वजह से आपको, है ना, वो करंट को मिनिमाइज करने के लिए आपको एक जो रेजिस्टेंस है वो लगाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन एग्जैक्ट। आप समझो ध्यान से, है ना, पूरी फिगर में से आपको समझ में आएगा। ये मैंने बैटरी बनाई, कितना था ईएमएफ आपका? 8 वोल्ट का। उसके साथ 0.5 ओम का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जैसे आप गए करवाने चार्ज इसको, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसमें उल्टी बैटरी लगाएंगे, जब डिस्कशन किया था तब, आपको याद है ना। तो ये मान लो कि प्लस से माइनस इधर है, तो उल्टी बैटरी मतलब कैसे लगाएंगे बताओ?
ये प्लस से माइनस, ऐसे ये वाली कहानी। और इसमें आप यहाँ से देखेंगे तो ये उसका रेजिस्टेंस भी तो है 15.5 और ये है 120 वोल्ट। अब ये देखो, मैंने कहा था ना कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज होता है वो एक्सटर्नल वोल्टेज हमेशा ही आपका ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो उसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, लगाई कितनी वोल्ट की 120 वोल्ट की, तो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने ज्यादा दिया है ईएमएफ से। अब उल्टा भी लगाया है तो मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो इन्वर्स होगी, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आपको निकालना है सबसे पहले तो इसमें करंट, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो करंट निकालना पड़ेगा आपको उसके लिए, है ना। तो करंट निकालने के लिए अब बताओ करंट होता क्या है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज कितना है बताओ, तो 200, वोल्टेज अरे 200 कहाँ? 128, सॉरी 128। बैटरी सीरीज ऑपोजिशन में लगी हुई है, बैटरी सीरीज ऑपोजिशन में लगी हुई है। अगर सीरीज में ऐसे होता, सुनना ध्यान से, ये 120 वोल्ट होता और ये 8 वोल्ट होता, तो आपका जो टोटल है वो ऐसे हो जाता 128 वोल्ट, 128 वोल्ट। ओके, अब बैटरी कैसी लगी हुई है इसमें, क्या ऐसे लगी हुई है क्या, देख लो 120 और 8, अब बताओ कितना होगा 112। सीरीज ऑपोजिशन कहा जाता है इसमें, है ना। तो ऑपोजिट बैटरी लगी हुई तो माइनस होगा, तो ये जो हो गया ना आपका, अब ये टोटल बैटरी जो है वो 112 वोल्ट की है। तो टोटल ईएमएफ जो मतलब वोल्टेज है वो कितना है आपका 112 डिवाइड बाई रेजिस्टर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिखूं बताओ, क्या ये दोनों जोड़ना पड़ेगा सीरीज में, 15.5 और 0.5, है ना। बोला तो कितना हो जाएगा 16। बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 16 और 1112 7 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप जरा मार्क करो, है ना, ये मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बढ़िया है इसमें। अगर मान लो कि आपने जो बैटरी चार्ज कर रहे थे, है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 120 वोल्ट का आउटर सप्लाई जो बाहर से मैंने सप्लाई दिया अगर मैं वो दे देता, और ये जो 15.5 का जो रेजिस्टेंस है ना, अगर वो मैं न देता तो करंट कितना होता, सोचो जरा ध्यान से। तो करंट की वैल्यू क्या आती, 112 डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस 0.5, कितना करंट हो जाता, 0.5 डबल हो जाता सीधा, डबल, हाँ 224 एम्पियर। 224। बैटरी, हाँ बैटरी की हालत क्या होती इसमें तो बताओ। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज नहीं हो जाती, वो हीट हो जाती, तुरंत ब्लास्ट हो जाती है इसमें। बस 224 एम्पियर का मतलब क्या होता है पता है एक बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का करंट है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से, है ना, देखो नीचे क्वेश्चन भी पूछा है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट, मतलब ये है चार्जिंग सर्किट आपकी, उसमें ये 15.5 अगर उसने रेजिस्टेंस नहीं लगाया होता तो आपका जो करंट है वो 224 हो जाता है यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाती पूरी, आपकी बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है वहीं के वहीं, है ना। तो एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए करंट की, तो करंट जो है वो मैक्सिमाइज ना हो जाए, उसके रीजन से हम इसमें सीरीज जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज पूछा है ना उसने, तो टर्मिनल वोल्टेज तो भी निकालना है हमें, है ना। ये तो हमने करंट निकाला, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद है ना, V इज इक्वल टू E प्लस IR, चार्जिंग प्रोसेस, है ना, मैंने बताया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो चार्जिंग प्रोसेस में प्लस हो जाता है। तो अब ईएमएफ कितना है उसका 8 वोल्ट बैटरी का, प्लस आई करंट कितना आया है आपका 7, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, बस तो खत्म। कितना आएगा इसका बताइए 11.5। 11.5, है ना। तो ये इक्वेशन भी याद रखना, ये कंसेप्ट भी याद रखना पूरा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू सेल्स कंपैरिजन। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at a 35 centimeter length of a wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point is shift to 63 मतलब 63.0 मतलब 63 सेंटीमीटर, what is the EMF of the second cell। तो ये जो पहली एप्लीकेशन थी आप याद कीजिए,
तो फर्स्ट एप्लीकेशन में था ना कंपैरिजन ऑफ सेट, तो ये सीधा फॉर्मूला E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2 लो। तो मतलब E1 दिया है 1.25 वोल्ट, उसके लिए लेंथ 1 दिया है, E2 निकालना है और लेंथ 2 दिया है ना, तो यहाँ से आप E2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, है ना, कुछ है नहीं, मतलब ये MCQ है। 13 नंबर का क्वेश्चन भी MCQ टाइप ही है, बस आपको थोड़ा मतलब उसमें एक स्टेप और करना है। द नंबर डेंसिटी दी है of a free electron in a copper conductor estimate in example number 3.1 is okay 3.1 एग्जाम्पल का रिलेटेड क्वेश्चन है दूर का 8.5 into 10 raised to 28 मीटर क्यूब इनवर्स, मतलब ओके लंबा कर दिया है, 3.1 में जाना है। ओके बाकी का देख लेते डेटा अगर आगे से है तो। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक अ ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, सिंपली ऐसा कहा गया है, एक कंडक्टर है आपका, मतलब कंडक्टिंग वायर है ऐसे, और उसकी जो लेंथ दी गई है ना, बस फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपको। नंबर डेंसिटी मतलब n दिया गया है यहाँ पर, है ना, कुछ कहा नहीं गया है। बाकी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट आपको पूछा है उसने, है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दीजिए, और उसके बाद सेकंड क्या पूछा है उसने, द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, ओके मतलब टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, है ना, वही क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ डेटा में दी गई है आपको, 3 मीटर का वायर है, करंट जो है वो I वो आपका 3 एम्पियर जा रहा है। उसके बाद नंबर डेंसिटी n दिया गया है 8.5 into 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब, यहाँ पर है ना, इतने नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन है आपके पर मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में ऐसा बता रहा है वो। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है जनरली, अगर मान लो ये वेलोसिटी से जाएगा तो मैं तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब VD की बात करेंगे, L लेंथ है तो VD इज इक्वल टू, बताओ वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो आपको टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन VD, है ना। तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर, VD नहीं है, लेंथ तो दी है ना, तो VD निकालने के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। करंट दिया गया है आपको यहाँ पर 3 एम्पियर, I upon EN. I इज इक्वल टू N E A VD, क्या ये फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू N E A VD, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे सॉल्व करना है। आप जब डेरिवेशन किए थे ना तो उसमें बीच में फॉर्मूला आया था डेरिवेशन के स्टेप, साइड में सर। हाँ I इज इक्वल टू N E VD, है ना, ऐसे करके। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ पता है फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे याद रख लूँ, G इज इक्वल टू N E VD, ये फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू N E VD। अब G आपको पता है, J इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए। I बाई ए, तो ये I बाई ए रखो यहाँ पर, I बाई ए इज इक्वल टू N E VD, तो ये I यहाँ से निकल जाएगा, देखो ये हो गया ना फॉर्मूला यहाँ से सीधा, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, J इज इक्वल टू N E VD, ऐसे बोलने में भी सेट हो जाता है तुरंत, J इज इक्वल टू N E VD, बैठ जाता है टंग पे। है ना, तो ऐसे याद रख लो J इज इक्वल टू N E VD, तो इससे बाकी ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका VD निकल जाएगा, सो VD इज इक्वल टू I डिवाइड बाई NEA। NEA। चलो करंट कितना है 3 एम्पियर, नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 into 10 raised to 28, यस। इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 raised to -19, और एरिया दिया है क्या यहाँ पर, यस ये रहा 2 into 10 raised to -6, तो यहाँ से आपका VD निकल जाएगा, और VD यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लेंथ तो आपको दी है 3 मीटर डिवाइड बाई VD, तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन कर लेना।